Hi everyone, welcome to class number 5, रूरल डेवलपमेंट इकोनॉमिक्स क्लास 11। अभी तक हमने 4 चैप्टर्स में जो पढ़ा है उसमें क्या पढ़ा एग्जैक्टली उसमें पढ़ा हमने इकोनॉमी की स्थिति आज़ादी से पहले कैसे थी, आज़ादी के बाद यानी 1950 से लेकर 1990 तक हमारे इकोनॉमी की स्थिति कैसी थी और उसके बाद हमने क्या-क्या रिफॉर्म्स किए उसके बारे में, जैसे लिबरलाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, इन सब पे बात हुई। उसके बाद बात हुई कि हम अपने ह्यूमन को यानी हमारे देश में जो भी लोग हैं उनको कैपिटल में कैसे चेंज हमने किया उसके बारे में बात हुई। अब मैं जो बात करने वाला हूँ यानी इस चैप्टर में जो हम लोग डिस्कस करने वाले हैं वो है रूरल डेवलपमेंट। तो रूरल डेवलपमेंट भी एक बड़ा प्रोस्पेक्ट था जिसको रिफॉर्म के तहत हम लोग देख सकते हैं। और ये क्यों जरूरी था? रूरल डेवलपमेंट इसलिए जरूरी था क्योंकि अगर आप रूरल डेवलपमेंट नहीं करोगे तो डेवलपमेंट सेंट्रलाइज हो जाएगा, और जब डेवलपमेंट सेंट्रलाइज होगा तो प्रॉब्लम ये होगा कि पूरे देश में बैलेंस इकोनॉमिकल स्ट्रक्चर नहीं बनेगा और जिसके कारण काफी बड़ा कैपिटल गैप हो जाएगा। यानी देश में जितने भी लोग हैं उनके बीच में कैपिटल का बहुत बड़ा गैप बन जाएगा और इसके कारण फिर प्रॉब्लम हो सकता है। तो इसके लिए रूरल डेवलपमेंट भी उतना ही जरूरी था हमारे इकोनॉमिकल डेवलपमेंट के लिए। तो चढ़ते हैं और पढ़ते हैं हम लोग रूरल डेवलपमेंट को एक एक स्लाइड के साथ, ताकि हमें पूरा चैप्टर का एक व्यू मिल जाए, एक कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए, ताकि आपको क्वेश्चन आंसर जैसे चीज काफी छोटे लगे और आपका कॉन्सेप्ट जो है रूरल डेवलपमेंट का वो एकदम से क्लियर हो जाए। तो रूरल डेवलपमेंट में हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे? पहला पढ़ेंगे मीनिंग ऑफ रूरल डेवलपमेंट और दूसरा पढ़ेंगे क्रेडिट एंड मार्केटिंग इन रूरल एरियाज। पहले हम इसके मीनिंग को जानेंगे, उसके बाद जानेंगे कि क्रेडिट और मार्केटिंग इन एरियाज में कैसे हुए, एग्रीकल्चर मार्केट सिस्टम को कैसे बनाया गया, डाइवर्सिफिकेशन इनटू प्रोडक्टिव एक्टिविटी यानी प्रोडक्टिव एक्टिविटी जो हमारा है उसमें डाइवर्सिफिकेशन कैसे किया गया, सस्टेनेबल डेवलपमेंट एंड ऑर्गेनिक फार्मिंग। सस्टेनेबल डेवलपमेंट का मेरा मतलब है कि डेवलपमेंट वैसा जो सस्टेन करे, जो शॉर्ट टर्म नहीं हो, जो लॉन्ग टर्म हो, वैसे डेवलपमेंट्स को हमने कैसे प्रोसीड किया और ऑर्गेनिक फार्मिंग के साथ हम लोग कैसे आगे बढ़े। तो चलते हैं अब नेक्स्ट स्लाइड पर। द रियल प्रोग्रेस ऑफ इंडिया डिडंट मीन simply the growth and expansion of industrial urban center, but mainly the development of the village। तो रियल प्रोग्रेस जो इंडिया का था उसका ये मतलब नहीं था कि सिर्फ एक्सपेंशन हो। इस पीपीटी में मैं शायद कुछ गलती हुआ है, मेरे ख्याल से कहीं कहीं स्पेस होने चाहिए थे जो स्पेस नहीं दिए गए, वो सही कर लीजिएगा आप लोग। जैसे एक्सपेंशन के बाद स्पेस दे के ऑफ होना था, मैनली के बाद स्पेस दे के द होना था, तो ये छोटा सा करेक्शन आप कर लीजिएगा अपने तरफ से। द रियल प्रोग्रेस ऑफ इंडिया डिडंट मीन सिंपली द ग्रोथ। हम लोग जो प्रोग्रेस चाह रहे थे, इकोनॉमिकल प्रोग्रेस चाह रहे थे, उसका मतलब सिर्फ ग्रोथ से नहीं था या फिर सिर्फ इंडस्ट्रियल एक्सपेंशन से नहीं था जो कि अर्बन सेंटर्स यानी कि सिर्फ बड़े बड़े शहर में बने, यानी दिल्ली में बने, कोलकाता में बने, बेंगलोर में बने, चेन्नई में बने। इस तरह के डेवलपमेंट को हम लोग नहीं देख रहे थे। हम लोग अपने देश में एक ऐसे डेवलपमेंट को देख रहे थे जो डिसेंट्रलाइज हो। डिसेंट्रलाइज से मेरा मतलब है कि गांव भी, यहाँ के गांव भी विकसित हो, यहाँ के टीयर 2 टीयर 3 सिटीज यानी छोटे शहर जो है वो भी साथ में डेवलप करें ताकि इकोनॉमिकली बैलेंस डेवलपमेंट हो। अब रूरल डेवलपमेंट को हम लोग इस अच्छे से पिक्चर और टेक्स्ट मिक्स कॉन्सेप्ट से पढ़ेंगे। जैसा हम लोग पढ़ते आए हैं, व्हाट इज रूरल डेवलपमेंट? इट इज अ प्लान ऑफ एक्शन फॉर डेवलपमेंट ऑफ रूरल एरिया। सिंपल सा, रूरल डेवलपमेंट का मतलब है कि ये एक प्लान है जिसके तहत हम रूरल डेवलपमेंट करना चाहते हैं, यानी गांव में विकास करना चाहते हैं। आप जिस भी शहर में अभी रह रहे हो, आप या तो एक मिनट मैं कुछ, आप जिस भी शहर में रह रहे हो अभी, आप गौर करना कि शहरों में विकास ज्यादा हुआ है और कंपेयर टू गांव में विकास कम हुआ है।
अब उसके कारण जो भी हो, एजुकेशन उसका कारण हो, कैपिटल उसका कारण हो, एसेसिबिलिटी उसका कारण हो, इंफॉर्मेशन कारण हो, लेकिन क्या ये स्ट्रक्चर सही है? ये स्ट्रक्चर बिल्कुल सही नहीं है, क्योंकि अगर आपको ओवरऑल पूरे देश का डेवलपमेंट करना है तो आपको देश के हर एक रीजन का डेवलपमेंट करना होगा। जितने भी रीजन्स वहां पे हैं उस सारे को डेवलप करना पड़ेगा, ताकि तभी एक इकोनॉमिकल डेवलपमेंट संभव है। आज यूएसए या फिर चाइना हम लोगों से आगे है, हम लोग देखते हैं कि वो इकोनॉमिकली ज्यादा डेवलप्ड है, तो उसका रीजन ये भी है कि पर कैपिटा इनकम वहां ज्यादा है, यानी इस तरह का कैपिटल गैप वहां नहीं है। अधिकतर लोगों का इनकम ज्यादा है, इसके लिए तो अधिकतर लोगों का इनकम से मेरा मतलब है कि वहां जो लोग गांव में भी या टीयर 2 टीयर 3 सिटीज में रह रहे हैं उनका इनकम अच्छा खासा है, ताकि वो बेसिक नीड्स को पूरा कर सके, इसके लिए वो डेवलप्ड कंट्री हुआ है। तो हमें उसी तरह का डेवलपमेंट करना था, ताकि सेंट्रलाइज नहीं हो जाए, किसी एक शहर में डेवलपमेंट नहीं रह जाए, रूरल एरियाज में भी डेवलपमेंट हो। तो इसी का मतलब था कि एक ऐसा प्लान ऑफ एक्शन तैयार करना जिसके तहत रूरल एरिया के डेवलपमेंट पे हम लोग ध्यान दें। दीज आर द एरिया विच आर लेगिंग इन सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट। ये ऐसे एरियाज थे जो लैक करते थे सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट को, यानी इसमें सोशली फॉर्म पे, सोशल लेवल पे एक इकोनॉमिकल अपलिफ्टमेंट की जरूरत थी। रूरल डेवलपमेंट इंक्लूड द फॉलोइंग। रूरल डेवलपमेंट में हम लोगों ने किन किन चीजों पे ध्यान दिया या देना देना चाहिए था उस समय? वो था डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन रिसोर्स। यहाँ पे ह्यूमन रिसोर्स सबसे बड़ा प्रॉब्लम यहाँ ये था कि किसी ह्यूमन के पास स्किल सेट नहीं था, क्योंकि वो एजुकेटेड नहीं थे। एजुकेटेड होने से क्या होता है, आपके अंदर एक स्किल सेट डेवलप होता है जिससे आप ह्यूमन से ह्यूमन कैपिटल में तब्दील हो जाते हो। ये मैंने पिछले क्लास में बताया भी था आपको। इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, इंफ्रास्ट्रक्चर यहाँ पे डेवलप नहीं था, जिसके कारण हम लोग बिजनेसेस नहीं कर सकते हैं। बिजनेस का पहला कॉन्सेप्ट होता है, जब तक आप इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप नहीं करोगे तो बिजनेसेस कैसे परफॉर्म होंगे। पॉवर्टी एलिवेशन मेजर्स। पॉवर्टी यानी गरीबी यहाँ काफी थी, यानी बेसिक नीड्स पूरा नहीं होता था लोगों को। जब बेसिक नीड्स पूरा नहीं होगा तो वो हेल्दी नहीं रह पाएंगे, अच्छा खाना नहीं खा पाएंगे, इसके कारण से वो ह्यूमन से ह्यूमन रिसोर्स भी नहीं बन पाएंगे। और जब ये दोनों चीज नहीं होगा तो कोई भी कैसे ग्रो कर सकता है? जब तक आप काम नहीं करोगे, इंडस्ट्रीज एजुकेटेड नहीं होगे, इन सब चीजों को साथ लेकर ही डेवलपमेंट किया जा सकता है। आप मान लो एग्रीकल्चर ही कर रहे हो, तो अगर आप एजुकेटेड नहीं हो तो आप इन सब चीजों पे कैसे ध्यान दोगे कि मुझे इसकी प्रोडक्टिविटी बढ़ानी है, इसमें साइंटिफिक तरीका अपनाना है, उसके लिए आपको एग्रीकल्चर को पढ़ना होगा। डेवलपिंग अल्टरनेट सोर्स ऑफ इनकम। यहाँ सबसे बड़ा प्रॉब्लम एम्प्लॉयमेंट का था, क्योंकि गांव में एम्प्लॉयमेंट की काफी कमी है, और कमी का रीजन साफ साफ है कि वहाँ इंडस्ट्रीज नहीं है। इसीलिए आप देखते होंगे कि टीयर 3 के सिटीज के लोग अधिकतर मेट्रोपॉलिटन्स में जाते हैं ताकि वहां रोजगार मिल सके। तो इन सब कारणों से जरूरी था कि गांव में इन चीजों को डेवलप किया जाए और गांव के लोगों को वहीं रोजगार मिल जाए। रूरल डेवलपमेंट इंक्लूड द डेवलपिंग अल्टरनेट सोर्स ऑफ इनकम। अब रूरल डेवलपमेंट का मतलब था कि आप एक ऐसा अल्टरनेट सोर्स ऑफ इनकम को जनरेट करें अपने गांव में। डेवलपिंग अल्टरनेट सोर्स ऑफ इनकम जैसे हैंडीक्राफ्ट के थ्रू, पोल्ट्री के थ्रू और डेयरी के थ्रू। यानी आप गांव में आपने देखा होगा कि हम लोग हैंडीक्राफ्ट्स को काफी अच्छे से करते हैं, सिलाई बुनाई और कढ़ाई। तो उस चीज को हम मार्केट में ले जाके बेच सकते हैं। पोल्ट्री यानी कि पशु पक्षी हम लोग पालते हैं, जैसे मुर्गे हो गए, मुर्गे से अंडे होते हैं, और फिर आपके बकरियां हो गई, गाय हो गया, गाय से मिल्क हम लोग प्रोड्यूस कर कर बेच सकते हैं। तो इस तरह का एक मॉडल तैयार किया जाए जिससे वहां बिजनेस डेवलप किया जाए। रूरल डेवलपमेंट इंक्लूड द पॉवर्टी एलिवेशन मेजर। तो इसके लिए ये भी जरूरी था कि गरीबी हटाया जाए। पहले गरीबी, गांव में लोगों के पास पैसे ज्यादा नहीं थे, तो इसके लिए जरूरी था कि गांव के लोगों की डिपेंडेंसी जिन चीजों पर ज्यादा है, जैसे गांव के लोगों की डिपेंडेंसी सबसे ज्यादा किस सेक्टर पे है, तो एग्रीकल्चर सेक्टर पे है। तो एग्रीकल्चर को अगर हम बूस्ट कर देंगे, यानी उन्हें सब्सिडाइज कॉस्ट पे सीड्स दे देंगे, सब्सिडाइज कॉस्ट पे अगर हम फर्टिलाइजर उन्हें दे देंगे, तो वो ज्यादा से ज्यादा
क्या कर पाएंगे, प्रोडक्शन कर पाएंगे, और ज्यादा प्रोडक्शन मतलब ज्यादा इनकम, तो वो खुद ही समृद्ध हो जाएंगे। तो एक ये तरीका था जो हमने अपनाया। रूरल डेवलपमेंट इंक्लूड द डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन रिसोर्स। एक तो हो गया हम एग्रीकल्चर को बूस्ट अप करके उनका इनकम बढ़ा के इकोनॉमी बढ़ा सकते हैं। दूसरा था कि वहां के ह्यूमन को ह्यूमन रिसोर्स में तब्दील किया जाए। ये एक ही चीज से संभव है, मैं बार बार बोलता हूँ कि स्किल सेट डाल दिया जाए। यानी कोई आदमी को, कोई ह्यूमन को अगर ह्यूमन कैपिटल में चेंज करना है तो आप उसमें स्किल सेट डाल के ही कर सकते हो। यानी स्किल सेट हमने डाला। स्किल सेट का मतलब है, जैसे आप इंजीनियर्स का एग्जांपल लेते हो तो हमने उसमें क्या स्किल सेट डाला, हमने उसमें ये स्किल सेट डाला कि वो मशीन्स बना सके, वो मशीन्स को जान सके और मशीन से काम ले सके ताकि प्रोडक्टिविटी बढ़ सके। कोई डॉक्टर बनता है तो उससे हम लोग जैसे कोई समाज में बीमार पड़ता है तो वो उसे हेल्दी बना सके ताकि वो आदमी भी इकोनॉमिकली कुछ काम कर कर इकोनॉमी में हिस्सेदार बन सके। तो इस तरह से स्किल सेट डालना ही ह्यूमन रिसोर्स बनाना है। तो गांव में ये किसके थ्रू हो सकता है, तो एजुकेशन के थ्रू। तो उसके लिए स्कूल्स बनाना, ट्रेनिंग सेंटर्स बनाना, इस तरह की बातें हुई। नेक्स्ट चलते हैं, रूरल डेवलपमेंट इंक्लूड द इंफ्रास्ट्रक्चर। इंफ्रास्ट्रक्चर भी जरूरी था। जैसे कि हम लोगों ने, मान लिया जाए, एग्रीकल्चर को बूस्टअप कर दिया, हमारा प्रोडक्शन बढ़ गया। अब हमारा प्रोडक्शन इतना हो रहा है कि हमारे कंजम्पशन से वो ज्यादा है। तो कंजम्पशन से जब ज्यादा होगा, यानी हम जितना खा सकते हैं उससे ज्यादा अनाज हमने पैदा कर लिया। उस अनाज को अगर हम कहीं बेचने जाएंगे, एट द टाइम तो नहीं बेच सकते, मान लो कि उस समय बाजार में उसका मूल्य काफी कम है, तो उसको स्टोर करके हमें रखना होगा तब तक के लिए जब तक उस अनाज का वैल्यू मार्केट में बढ़ नहीं जाए, ताकि हम बढ़े हुए दाम पर उसे बेचकर मुनाफा कमा सकें। तो इसके लिए किस चीज की जरूरत थी, तो गोडाउंस की जरूरत थी। गोडाउंस यानी इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना पड़ता। और दूसरा रोड्स। जब हम अनाज सरप्लस पैदा करेंगे तो उसे वाहन के थ्रू, किसी तो ट्रांसपोर्टेशन के थ्रू, गाड़ी के थ्रू, रेलगाड़ी के थ्रू उसे हम शहर तक ले जाएंगे। तो ये ले जाने के लिए हमें रोड की जरूरत होगी। तो ये दो इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलपमेंट पे हमें ध्यान देना था और हमने दिया। वाई रूरल डेवलपमेंट इंपॉर्टेंट इन इंडिया। अब रूरल डेवलपमेंट को इस स्लॉट के द्वारा दिखाया गया है कि क्यों जरूरी है इंडिया में। तो पहले विलेज पे आते हैं। 2/3 ऑफ पॉपुलेशन ऑफ इंडिया लिव्स हियर। 2/3 पॉपुलेशन जो है इंडिया का वो यहाँ रहता है। सिटीज में 1/3 रहता है, यानी सिटीज में कम लोग रहते हैं और विलेज में ज्यादा लोग रहते हैं। इसके लिए जहां ज्यादा लोग रह रहे हैं वहां के लोगों को प्रोडक्टिव बनाना ज्यादा जरूरी था, तभी हमारा इकोनॉमी बड़ा हो सकता था। तो इसके लिए रूरल डेवलपमेंट जरूरी था। अब आते हैं क्रेडिट एंड मार्केटिंग इन रूरल एरिया। पहले तो क्रेडिट देना जरूरी था, लोगों के पास पैसे नहीं थे, तो ये जरूरी था कि हम उसे क्रेडिट दें और फिर उसे, इसके लिए जरूरी था कि हम उसे क्रेडिट्स दें और उसके प्रोडक्ट की मार्केटिंग करें। और ये क्यों जरूरी था, क्योंकि उनके पास पैसे नहीं थे। जहां पैसे नहीं होंगे वहां हम किसी भी व्यवसाय के बारे में कैसे सोच सकते हैं। मान लिया जाए कोई किसान है जिनके पास पैसे नहीं है, तो वो सीड्स कहाँ से लाएगा, लैंड है लेकिन सीड्स के लिए उसे पैसे चाहिए, उसे फर्टिलाइजर के लिए पैसे चाहिए, तो इसके लिए एक क्रेडिट देना जरूरी था। Why do farmer need credit? वही हम लोग यहाँ पढ़ रहे हैं। What is gestation period of agriculture? Suppose I started farming business, I grow crop today when I realize income. और ये क्या था, ये तुरंत होने वाली चीज नहीं है। आपने आज आपने किसी प्रोडक्ट को, किसी सीड को बोया खेत में, उसे 3 से 4 महीने समय देना होगा, तब वो ग्रो करेगा, पकेगा, तब हम उसे बेचेंगे। यानी ये 3-4 महीने के लिए मुझे पैसे चाहिए, जब मुझे अर्निंग आएगा तब मैं चुका सकता हूं। तो कोई भी एग्री बिजनेस शुरू करने के लिए यह जरूरी था कि उनके हाथ में पहले पैसे दिया जाए कुछ समय के लिए, ताकि वो अनाज उपज करके बेच पाए, उससे मुनाफा कमा पाए और उसे फिर चुका पाए। तो यही एक कारण था कि क्रेडिट जरूरी था रूरल एरियाज में। फॉर व्हाट एक्सपेंसेस डू फार्मर नीड क्रेडिट? किस एक्सपेंसेस के लिए किसानों को क्रेडिट की जरूरत थी? तो सीड्स खरीदने के लिए, फर्टिलाइजर के लिए, पेस्टिसाइड्स के लिए, और अपने खेत में जो वो लेबरर लगाएंगे उसके लिए। तो ये हम लोग समझ गए लगभग।
कि क्रेडिट क्यों जरूरी थी। हम लोग स्टेप वाइज पढ़ रहे हैं, आप अगर गौर करोगे तो रूरल डेवलपमेंट को हम लोग पढ़ रहे हैं कि इसे कैसे किया गया और ये क्यों जरूरी था, ये दोनों प्रोस्पेक्ट को हम समझते हुए चल रहे हैं। और जैसा कि मैं हर एक क्लास में बोलता हूँ, आप इस पीडीएफ को अगर अपने पास रख लोगे, मैं बता दूंगा कि इसे आप कहाँ से फ्रीली डाउनलोड कर सकते हो, तो आप इस चैप्टर को चाहे कहीं से भी पढ़ो। इस पीडीएफ को रखने से आपका फायदा ये होगा कि आप जब इसे स्क्रॉल डाउन करोगे तो 10 से 12 स्लाइड में आपका पूरा रिवीजन हो जाएगा। तो अब आते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। फार्मर आल्सो नीडेड क्रेडिट फॉर वेरियस पर्सनल एक्सपेंसेस। अब फार्मर को और भी एक्सपेंसेस थे जिनके लिए उसे चाहिए थे कि मतलब उसके एक्सपेंसेस को कैसे बार्डन किया जाए, ताकि शॉपिंग, अब उनके पर्सनल एक्सपेंसेस क्या थे, वो जब तक शॉपिंग नहीं करेंगे तो इकोनॉमी कैसे डेवलप होगी। फूड की उन्हें भी जरूरत थी और फिर एजुकेशन की उन्हें जरूरत थी क्योंकि वो अपने आगे के जनरेशन यानी बच्चों को पढ़ा सके। मैरिज भी एक बड़ा प्रोस्पेक्ट था जिसमें काफी पैसा खर्च होता था। तो ये सारे एक्सपेंसेस के लिए फार्मर्स को क्रेडिट की जरूरत थी। अगर उनके पास क्रेडिट नहीं रहेगा तो ना तो वो व्यवसाय कर पाएंगे और सारा पैसा वो पर्सनल एक्सपेंसेस में खर्च कर देंगे। तो इसके लिए जरूरी था कि उन्हें क्रेडिट दिया जाए। कंडीशन ऑफ एग्रीकल्चर क्रेडिट बिफोर इंडिपेंडेंस। क्रेडिट देने से पहले, जब क्रेडिट की सुविधा उपलब्ध नहीं थी बैंक्स के द्वारा, गवर्नमेंट्स के द्वारा, तब एग्रीकल्चर की स्थिति कैसी थी? तब एग्रीकल्चर की स्थिति ऐसी थी मानो कि वो किसी भी गांव के एक ऐसे आदमी से ऋण लेता था जिनका इंटरेस्ट, ब्याज दर काफी बड़ा होता था। यानी आप समझ लो 20%, 10% मंथ का, यानी कि उसे लगभग साल में डबल पैसा उन्हें देना था। और ये जब होता था तो आप सोचो, कभी भी कोई किसान अमीर हो सकता है क्या? कभी सोच सकता है कि हम खेत में ये चेंजेस, क्योंकि उसे पैसे चुकाने में ही सारे पैसे चले जाएंगे और हो ना हो वो जिंदगी भर कर्ज में रहे, क्योंकि हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट होता था। तो क्रेडिट जब तक गवर्नमेंट और बैंक नहीं दे रही थी तब ऐसी स्थिति फार्मर्स की थी। इसीलिए हम लोग पढ़ते हैं जब क्रेडिट पॉलिसी नहीं आया था फार्मर के लिए, यानी फार्मर के लिए लॉन्स नहीं उपलब्ध थे, तब किसान की कितनी खराब स्थिति थी। अब चलते हैं मीजर टेकन बाय गवर्नमेंट, और गवर्नमेंट ने क्या मीजर्स लिए इसको सुधारने के लिए। तो उन्होंने बैंक्स का एक सब्स्टिट्यूट ये किया कि आप अपने गांव के किसी आदमी से नहीं बल्कि बैंक से लोन ले, और बैंक आपको लोअर इंटरेस्ट रेट पर लोन देगी जो आपको चुकाने में भी सही होगा, और इसके साथ आप अपने लाइफ के और इकोनॉमिकल ग्रोथ के बारे में भी सोच सकते हो क्योंकि आपके पास पैसे बचेंगे तब। ड्रॉबैक वन, तो जब रूरल बैंकिंग शुरू हुई यानी बैंक्स को गांव में लाया गया कि उन्हें लोन दिया गया, तो इसके कुछ ड्रॉबैक्स भी हुए, यानी कि कुछ डिसएडवांटेजेस भी देखने को मिली। क्या क्या मिली? तो हाई एग्रीकल्चर डिफॉल्ट रेट। डिफॉल्ट रेट एग्रीकल्चर में काफी हाई था, यानी कि जो अनाज हमने बोया है और आशा कर रहे हैं कि 3 मंथ बाद वो फसल बन के तैयार होगा, हम उसमें से अनाज काटेंगे और वो फिर बेचेंगे बाजार में, वो होता ही नहीं था। बीच में प्रॉब्लम, रेनफॉल नहीं हुआ तो उसके कारण पानी का प्रॉब्लम हुआ, कुछ पेस्टिसाइड्स के कारण वो मर जाते थे, वो बीच में ही मर जाते थे, कभी बाढ़ आ गया, कभी सूखा आ गया। तो इन सारे प्रॉब्लम्स के वजह से क्या होता था, डिफॉल्ट कर जाते थे किसान, यानी वो लोन पे ही नहीं कर पाते थे। इसके अलावा भी कई कारण थे। तो इन सब कारणों से रूरल बैंकिंग सिस्टम को क्या हुआ कि उन्हें काफी बैड डेब्ट देखना पड़ा, क्योंकि अधिकतर किसान, लगभग 40% किसान लोन लेकर फेल हो जाते थे पे करने में, क्योंकि वो जिस तरह से सोचते थे कि अनाज हमारा उत्पन्न होगा वो नहीं हो पाता था डिफरेंट रीजन्स के कारण से। तो ये एक ड्रॉबैक था। दूसरा ड्रॉबैक क्या था? नो डिपॉजिट मोबिलाइजेशन। अब डिपॉजिट का मोबिलाइजेशन नहीं था, यानी कि टेकिंग लॉन वाज इनकरेज्ड, लॉन लेने को बढ़ावा दिया गया, लेकिन सेविंग नॉट इनकरेज, सेविंग को बढ़ावा नहीं दिया गया। तो वो क्या करते थे, खर्च कर देते थे चीजों को, उसके कारण से वो डिपॉजिट मोबिलाइज नहीं हो पाता था, यानी कि जो ईएमआई चुकाना था किसान को, बैंक को, वो नहीं देते थे। जब पैसे उनके पास आते थे तो वो एक्सपेंस कर देते थे, वो उसको सीरियसली नहीं लेते थे।
तो इसके लिए रूरल बैंकिंग सिस्टम में एक ब्लीच आया। तीसरा जो ड्रॉबैक था वो क्या था? लैक ऑफ एक्सपेंशन। इसे हम लोग बढ़ा नहीं सकते थे। What was government policy of rural banking system in India? Reform of 1991 focused on industry and services, not agriculture. 1991 में जो हमने रिफॉर्म किया था उसका अधिकतर झुकाव इंडस्ट्रियलाइजेशन और सर्विसेज के तरफ था, एग्रीकल्चर के तरफ नहीं था। इसके लिए हम लोग इसको एक्सपेंस नहीं कर रहे थे, जबकि सबसे ज्यादा पॉपुलेशन का डिपेंडेंसी एग्रीकल्चर पे था, लेकिन सबसे ज्यादा ध्यान किस सेक्टर पर दिया गया? तो इंडस्ट्री और सर्विसेज के पर दिया गया। इसके कारण से एग्रीकल्चर सेक्टर का जो रूरल बैंकिंग सिस्टम का एक्सपेंशन था वो उस तरह से नहीं हो पाया जिस तरह से होना था। तो ये सारे ड्रॉबैक्स को हमने पढ़ा। अब हम आते हैं कि प्रॉब्लम इन एग्रीकल्चर मार्केटिंग बिफोर इंडिपेंडेंस। इंडिपेंडेंस के पहले यानी स्वतंत्रता के पहले हम लोगों को अपने एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट को मार्केट करने में क्या क्या प्रॉब्लम्स आते थे? फॉल्टी वेटिंग एंड मैनिपुलेशन, यानी कि वेट का कोई निश्चित मापदंड नहीं था। आज आप देखते हो नाप तौल डिपार्टमेंट है जो ये देखती है कि सही नाप मिल सके लोगों को। आपके पास जो तराजू है यानी किसी भी क्वांटिटी को मेजर करने का तरीका है वो सही है या नहीं है, उस समय नहीं था, तो ट्रेडर्स इसके कारण से चीट होते थे। नो मार्केट इंफॉर्मेशन, किसी भी तरह का मार्केट इंफॉर्मेशन फार्मर्स के पास नहीं था, क्योंकि उन्हें किसी भी माध्यम से, ना तो टीवी के माध्यम से, डिजिटल के माध्यम से, ना फोन के माध्यम से उन्हें ये इंफॉर्मेशन दिया जाता था। नो स्टोरेज फैसिलिटी, किसी भी तरह का स्टोरेज फैसिलिटी उस समय नहीं था, क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं था। उसके कारण से उनके पास जो सरप्लस अनाज होता था वो सड़ जाता था। गवर्नमेंट डेवलप्ड मंडीज टू इंप्रूव एग्रीकल्चर मार्केटिंग, गवर्नमेंट जो है मंडीज को इंप्रूव कर रही थी ताकि एग्रीकल्चर मार्केटिंग अच्छे से डेवलप हो सके। यानी मंडीज को हम लोग बना रहे थे ताकि हम लोगों ने ये चेंजेस किए। ये जो प्रॉब्लम्स थे ये ब्रिटिश काल में थे, और हमने क्या क्या चेंजेस किए? हमने स्टोरेज बनाया, नया मंडीज को बनाया जहां वो बेच सकते थे, और नाप तौल डिपार्टमेंट बनाया ताकि जो वेगिंग है, जो नापने की प्रक्रिया है, उसको सही जगह से मॉनिटर किया जा सके। गवर्नमेंट इनकरेज्ड कोऑपरेटिव सोसाइटी टू इंप्रूव एग्रीकल्चर मार्केटिंग, गवर्नमेंट ने इनकरेज किया कारपोरेट सोसाइटी को, किस चीज के लिए? तो वो इंप्रूव कर सके अपने एग्रीकल्चर मार्केटिंग को। गवर्नमेंट ने इस चीज को इंक्रेज किया। प्रॉब्लम फेस्ड बाय फार्मर, पहले प्रॉब्लम क्या फेस्ड होता था? उनके पास पैसे नहीं थे, नो मार्केट इंफॉर्मेशन, उसके पास कोई इंफॉर्मेशन नहीं था। लेकिन जब उनको ऐड करने का ये आया, जब उनके पास कैपिटल आया, क्रेडिट आया, तो वो क्या हुआ? जैसे अमूल, अमूल एक बड़ा एग्जाम्पल है जो एक छोटे से गांव से शुरू होकर और इतना बड़ा एमएनसी बना। आज के डेट में वो एमएनसी है, काफी बड़ा रेवेन्यू जनरेशन करता है। तो वो क्यों हुआ? क्योंकि उन्हें एडवर्टीजमेंट के बारे में पता चला, उन्हें बाजार के बारे में पता चला, इसके लिए वो उतने बड़े बन गए। गवर्नमेंट डेवलप इंफ्रास्ट्रक्चर टू इंप्रूव एग्रीकल्चर मार्केटिंग, पहले जो प्रॉब्लम हमारा स्टोरेज फैसिलिटीज का था वो हमने गोडाउन्स बनाकर खत्म कर लिया। व्हाट इज मिक्स्ड क्रॉप लाइफ स्टॉक फार्मिंग सिस्टम, हमने अब क्या किया? एग्रीकल्चर में नए नए साइंटिफिक तरीके लाए ताकि उनका प्रोडक्टिविटी बढ़ा सके। तो फार्मर अर्न इनकम फ्रॉम टू सोर्सेस, फार्मर जो है वो इनकम जो अर्न करते थे वो दो सोर्सेस से करते थे। ग्रोइंग क्रॉप्स, यानी क्रॉप ग्रो करके, राइजिंग लाइव स्टॉक को बढ़ा करके। यानी ग्रोइंग क्रॉप्स का मतलब हमने क्रॉप ज्यादा पैदा करना शुरू किया, और लाइव स्टॉक्स यानी मिक्स्ड क्रॉप। मिक्स्ड क्रॉप से मेरा मतलब है कि एक ऐसा क्रॉप हम लोग पैदा कर रहे थे जो बेचने के भी काम में आ जाए, और हमारे जो एनिमल हस्बेंड्री है उनको भी खिला सके, हम उनको भी मेंटेन कर सके। तो इस तरह से हमारा क्या हुआ? एग्रीकल्चर के साथ एनिमल हस्बेंड्री भी जुड़ गया और बिजनेस बड़ा हो गया, एग्री बिजनेस। तो एनिमल हस्बेंड्री इंक्लूड द फॉलोइंग, एनिमल हस्बेंड्री जो है वो उसमें ये चीजें थी। फीडिंग ऑफ एनिमल, पहले तो पशुओं को खिलाना। प्रॉपर शेल्टर टू एनिमल, एनिमल को शेल्टर देना। प्रिवेंटिंग एंड क्योरिंग, क्योंकि हम लोग अगर पशु पक्षी रखेंगे तो वो बीमार भी पड़ेंगे, तो उसके मेडिकल ट्रीटमेंट को देखना। प्रॉपर ब्रीडिंग, और वो गर्भावस्था धारण करे, वो नए
बेबीज को लाएं, उसके लिए हम लोग क्या करते थे, उन्हें प्रॉपर ब्रीड कराते थे ताकि उसकी संख्या बढ़े और हमारा व्यवसाय भी बढ़े। व्हाट आर बेनिफिट ऑफ एनिमल हस्बेंड्री? एनिमल हस्बेंड्री का बेनिफिट्स हमें क्या क्या हुआ? पहला तो फूड सिक्योरिटी, क्योंकि हम लोग उससे जो प्रोडक्ट कंज्यूम करते थे वो हमारे कंजम्पशन में आता था। जैसे हम लोग गाय से दूध निकालते थे, मुर्गी से अंडे निकालते थे, तो ये सारा कंजम्पशन में आता था। इससे हमारा फूड सिक्योर हो गया कि कम से कम हमें खाना तो मिल जाएगा, सोर्स ऑफ लाइवलीहुड। और जब हमारे पास ये सरप्लस हुआ तो हम बेचते भी थे बाहर, तो इससे एक व्यवसाय भी शुरू हुआ। और चूंकि एक मिल्क हम लोग प्रोड्यूस करते थे तो इसे पीकर हम हेल्दी भी रह सकते थे, इसके कारण से हमारा वो न्यूट्रिशन भी हमें मिलता था। ट्रांसपोर्टेशन, एनिमल हस्बेंड्री से हमें क्या होता था, गाय से तो हम दूध निकालते थे, मुर्गी से अंडे निकालते थे, जैसे कैमल हो गए, ऐस हो गए, गधे हो गए, उनसे हम माल ढुलवाते थे, तो ये भी हमारे काम में आता था। फिश प्रोडक्शन इन इंडिया, अब हम फिश प्रोडक्शन की तरफ जाते हैं। अभी एनिमल हस्बेंड्री के बारे में हमने पढ़ा, अब फिश प्रोडक्शन के बारे में पढ़ते हैं। इन प्लांट फिश प्रोडक्शन, इट मींस फिश ग्रो इन द लेक, पाउंड और रिवर। हम लोग फिश को ग्रो करते थे लैंड, पाउंड और रिवर जो पहले से एग्जिस्ट करते थे, और यही अकेले जो हम उन पाउंड्स में पालते थे वो 65% ऑफ टोटल फिश प्रोडक्शन का होता था। और मरीन फिश जो है, यानी समुद्र में जो होते हैं, जो किसी बड़े नदी में होता है, उससे जो निकाला गया फिश था उसका 35% ऑफ प्रोडक्शन था। उसका कारण क्या था? क्योंकि समुद्र हर एक रीजन में तो है नहीं, बड़ी नदियां हर एक रीजन में नहीं है, तो छोटे छोटे रीजन्स में क्या है, पाउंड्स हैं, लेक हैं और छोटे छोटे रिवर हैं, तो उनसे हम लोग ज्यादा से ज्यादा मछली ले पाते थे और उन्हें सेल आउट कर पाते थे या अपने लिए कंज्यूम कर पाते थे। वाई डू फार्मर कॉल वाटर बॉडी देयर मदर एंड प्रोवाइडर? अब मदर्स, क्यों बोला गया ऐसा कि वाटर बॉडी जो है वो एक तरह से मदर है हमारा? क्योंकि जो भी हमें पानी देता है, प्रकृति हमें पानी देता है, तो वो एक तरह से हमारा मदर है। नेचर ही हमारा मदर है, वही हमको पालता है। तो मदर का तुलना इसीलिए नेचर से किया गया है, क्योंकि मदर अपने बेबी के लिए सब कुछ प्रोवाइड करती है, फूड्स प्रोवाइड करती है, वाटर प्रोवाइड करती है, मिल्क प्रोवाइड करती है। उसी तरह नेचर अपने बच्चों के लिए सब कुछ प्रोवाइड करती है। तो यहाँ एक कंपैरिजन है कि हम लोग नेचर को इसीलिए मदर भी बोलते हैं। इन विच पार्ट ऑफ इंडिया इज फिश प्रोडक्शन मोर? अब हम लोग जानेंगे कि फिश प्रोडक्शन जो है इंडिया के किस क्षेत्र में ज्यादा था। तो कोस्टल एरिया में था। और ये जो फिश प्रोडक्शन था ये टोटल जीडीपी का 0.9% कंट्रीब्यूट करता था। कोस्टल एरिया से मेरा मतलब है वैसे क्षेत्र जो समुद्र के किनारे बसे हुए हैं। अब आते हैं हम लोग समरी में, प्रॉब्लम फेस्ड बाय फिशिंग सेक्टर इन इंडिया। फिशिंग सेक्टर में प्रॉब्लम क्या क्या फेस किया गया? अंडर एम्प्लॉयमेंट, ये काफी ज्यादा लोगों को रोजगार देने में सक्षम नहीं था। लो पर कैपिटा अर्निंग, इसमें उतनी बड़ी कमाई नहीं थी जितना मेहनत था। इलिटरेसी, सबसे बड़ी बात है कि अगर इस काम पे आप बच्चे को लगा दोगे तो वो इलिटरेट रह जाएंगे, तो जब तक वो पढ़ाई लिखाई नहीं करेंगे तो उनको मार्केट के बारे में पता नहीं चलेगा। लैक ऑफ मोबिलिटी, ट्रांसपोर्टेशन और इंफ्रास्ट्रक्चर के कमी के कारण वो मोबिलाइज नहीं हो पाते थे, जिसके कारण मछली वहीं लोकल मार्केट में ही कंज्यूम करना एक ऑप्शन था, बाहर ले जाके हम बेच नहीं पाते थे। इन एडिक्वेंसी, और इसमें क्या होता था कि इन डिपेंडेंस, तो इसका मतलब है इन डेप्थनेस है ये। तो इन डेप्थनेस का मतलब है कि हमारे पास कैपिटल नहीं था, हम बड़े बड़े इंटरेस्ट पर लोन लेकर ये काम करते थे, और चूंकि ये उतना बड़ा प्रॉफिट जनरेट करके नहीं देता था, इसके लिए हम हमेशा कर्ज में रहते थे। समरी मेजर टेकन बाय द गवर्नमेंट फॉर फिशरी सेक्टर। अब हम लोग देखते हैं कि मीजर हम लोगों ने, मतलब गवर्नमेंट ने फिशरी सेक्टर को सुधारने के लिए क्या क्या किया। तो पहले तो क्रेडिट फैसिलिटी बनाया ताकि बड़े इंटरेस्ट रेट पर किसी को लोन नहीं लेना पड़े। वेलफेयर प्रोग्राम्स बनाए गए, यानी कि उसके लिए घाट बनाए गए, उनको इक्विपमेंट दिया गया ताकि फिशरमैन अच्छे से उसको बिजनेस के रूप में कर सके। टेक्नोलॉजी इंप्रूवमेंट, टेक्नोलॉजी विकसित किया गया ताकि छोटे से छोटे एरिया में ज्यादा से ज्यादा मच्छी पैदा किया जाए। इंफॉर्मेशन डिसेमिनेशन, इंफॉर्मेशन डिसेमिनेशन सबसे इंपॉर्टेंट पक्ष है, क्योंकि
इंफॉर्मेशन उन तक अगर पहुंचेगा नहीं तो वो अपने काम में सुधार कैसे करेंगे, प्रोडक्टिविटी कैसे बढ़ाएंगे। और इसमें हमारे लिए सहायक क्या हुआ, आईटी इंफ्रा, आईटी यानी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। फोन्स के माध्यम से, टेलीविजन के माध्यम से ये सब चीजें हम लोगों ने जाना और फिर अप्लाई किया और उसका लाभ मिला। आईटी इफेक्ट, हम लोग जानते हैं बिना आईटी के आज के डेट में जहां हम जी रहे हैं, बिना आईटी के कुछ भी संभव नहीं है। आज आप कुछ भी सीखना है तो मोबाइल्स के माध्यम से या टीवी के माध्यम से सीखते हो। तो इसका मेन कारण क्या है, इसका मेन कारण आईटी है। तो आईटी का इफेक्ट हर एक क्षेत्र पर पड़ा है। गांव में पहले रह के हम लोग इंफॉर्मेशन कलेक्ट नहीं कर पाते थे, लेकिन आईटी के वजह से हर एक आदमी के हाथ में अब फोन है, इंटरनेट है, वो वहां से कोई भी इंफॉर्मेशन प्राप्त कर सकते हैं। और गवर्नमेंट भी ऐसी स्टेप्स ले रही है ताकि वो उसी माध्यम का यूज करके लोगों तक अच्छे इंफॉर्मेशन पहुंचा सके, अपने आप को कनेक्ट कर सके, ताकि वो जागरूक बन सके और बेहतर प्रोडक्टिविटी करके इकोनॉमी में हाथ बटा सके। तो अब आते हैं ऑर्गेनिक फार्मिंग पे। हम लोगों ने एग्रीकल्चर सेक्टर के बारे में पढ़ा, एनिमल हस्बेंड्री के बारे में पढ़ा, फिशरीज के बारे में पढ़ा, क्या प्रॉब्लम्स थे, क्या क्या सुधार किए हमने। अब हम लोग पढ़े आईटी के बारे में पढ़ा, क्या इम्पैक्ट था। अब हम लोग पढ़ेंगे ऑर्गेनिक फार्मिंग के बारे में। व्हाट इज ऑर्गेनिक फार्मिंग? ऑर्गेनिक फार्मिंग का कॉन्सेप्ट इसलिए आया हमारे देश में या कहीं भी, उसका कारण था कि पहले हम लोग पेस्टिसाइड और फर्टिलाइजर्स का यूज करते थे जिसमें केमिकल्स होते थे। और केमिकल्स होने के कारण जब हम उस फूड को कंज्यूम करते थे तो हमारे हेल्थ में काफी इशू होता था। और जब हेल्थ में इशू होगा तो किसी भी देश का ह्यूमन अच्छा ह्यूमन कैपिटल नहीं बन पाएगा। ये मैं बार बार बोलता हूँ, ह्यूमन को ह्यूमन कैपिटल बनाने के लिए एक स्वस्थ शरीर और स्वस्थ मन की जरूरत होती है। तो जब आप अच्छा कंज्यूम नहीं करोगे तो वो कैसे बन पाओगे। तो ऑर्गेनिक फार्मिंग का यही कॉन्सेप्ट ही था कि हम प्लांट में कम से कम फर्टिलाइजर यूज कर सकें, कम से कम केमिकल बेस्ड पेस्टिसाइड यूज कर सकें, और उसके उसके अलावा हम कोई प्रोडक्ट जैसे गोबर से हम लोग जो कॉ डंक होता है गोबर, उससे हम लोग क्या करते हैं, फर्टिलाइजर तैयार करते हैं। वो ऑर्गेनिक होता है, वो बॉडी पे बिल्कुल खराब इम्पैक्ट नहीं डालता है। तो उस तरह से हम लोगों ने ऑर्गेनिक फार्मिंग की शुरू की। ऑर्गेनिक फार्मिंग में हमें काफी सारे प्रॉब्लम्स आए। क्या प्रॉब्लम आया कि हम लोग उतना प्रोडक्टिविटी नहीं जनरेट कर पाते थे। जितना प्रोडक्टिविटी फर्टिलाइजर्स या केमिकल के थ्रू हम लोग करते थे, उतना हम लोग ऑर्गेनिक फार्मिंग के थ्रू नहीं कर पाते थे। लेकिन इसमें पॉजिटिव पक्ष क्या था? पॉजिटिव पक्ष ये था कि ऑर्गेनिक फार्मिंग के द्वारा जो भी प्रोडक्ट होता था वो वुमेन हेल्दी था, तो वो कंज्यूम करके एक अच्छा ह्यूमन कैपिटल बन सकता था कोई भी वुमेन। डिफरेंट एक्सपेंसेस ऑन एग्रीकल्चर इनपुट, ये तो हमने पढ़ लिया है। तो हम लोग इस अगले इसको पढ़ते हैं, प्रॉब्लम विथ यूजिंग पेस्टिसाइड इन कॉन्वेंशनल। पेस्टिसाइड्स को जब हम यूज करते हैं तो उसके लिए प्रॉब्लम क्या होता था, मैंने बताया कि जब हम लोग पेस्टिसाइड यूज किया हुआ, फर्टिलाइजर यूज किया हुआ, यानी केमिकल यूज किया हुआ पौधे से जो अनाज होगा उसको कंज्यूम करेंगे, खाएंगे, गेहूं को, चावल को जो इसमें पेस्टिसाइड्स दिया गया है, तो हमें क्या होगी, बीमारियां होगी। क्रॉप ईटन बाय एनिमल, और इससे क्या होता है, जब वो क्रॉप हम एनिमल को भी खिलाएंगे तो उनके हेल्थ पर भी इशू होगा। और उनके हेल्थ पर इशू होगा तो जो प्रोडक्ट हम उनसे ले पाते हैं, मान लो आपके पास गाय है, आपने गाय को गेहूं खिलाया और गेहूं में पेस्टिसाइड आपने डाला हुआ था, उस केमिकल के कारण उसका क्या होगा, वो दूध देना बंद कर देगी। वो स्वस्थ नहीं रहेगी तो वो दूध कैसे देगी। तो इससे भी इंपैक्ट पड़ता था। ड्यूरिंग रेन केमिकल फ्लो इनटू रिवर फिशेस, क्या होता है जब आप केमिकल पौधे में देते हो तो जब रेनिंग होता है तो वो रेन के वाटर के थ्रू कहाँ मिल जाता है, नदी में मिल जाता है और सब चीजों में मिल जाता है। और जब नदी में केमिकल जाएगा तो जो फिशरीज हैं, जो फिश हम लोग वहां से निकालते थे और बेचते थे, वो भी वहां सस्टेन नहीं कर पाएंगे। तो इस तरह से पूरा इकोनॉमिकल बायोडाइवर्सिटी जो है वो डिस्टर्ब हो जाएगा। ये जो पूरा इकोसिस्टम है वो डिस्टर्ब हो जाएगा, इससे सारे चीजों पर इंपैक्ट पड़ेगा। तो ये एक प्रॉब्लम था जब हम पेस्टिसाइड्स और चीजों को यूज करते थे। प्रॉब्लम विथ यूजिंग फर्टिलाइजर इन कन्वेंशनल फार्मिंग, प्रॉब्लम क्या हुआ जब हम फर्टिलाइजर को यूज करते थे कन्वेंशनल फार्मिंग में, तो इससे हमारा फर्टिलाइजर रिड्यूसेस नेचुरल,
फर्टिलाइजर जब हम सॉइल में डालते हैं तो ये नेचुरल न्यूट्रिएंट्स को खा जाता है। तो फर्टिलाइजर मेक सॉइल एसिडिक। इसके कारण एक दो तीन चार फसल में तो ये फसल को ज्यादा और बहुत अच्छे से प्रोड्यूस कर देता था, लेकिन इसके कारण मिट्टी लॉन्ग टर्म के लिए क्या हो जाता है, एसिडिक हो जाता है। और जब आप उसमें बाद में क्रॉप को फिर से जनरेट करने का सोचोगे तो वहां नहीं होगा, यानी कि ये लॉन्ग टर्म के लिए बिल्कुल सही नहीं है। तो ये एक निगेटिव इम्पैक्ट था। तो ये चैप्टर यहीं पे खत्म होता है। हम लोगों ने इस चैप्टर में वो सारे कॉन्सेप्ट पढ़े कि प्रॉब्लम क्या था रूरल डेवलपमेंट में और गवर्नमेंट ने क्या क्या स्टेप्स लिए उसको सुधारने के लिए। और आज हम जहां पर खड़े हैं, जब आप पीछे आजादी के आसपास के काल से अभी तक को देखोगे तो आपको वो सारा इम्प्रूवमेंट नजर आएगा। और ये इम्प्रूवमेंट क्यों नजर आता है, क्योंकि उस समय ये सारे स्टेप्स लिए गए। आज हम लोग फूड के मामले में डिपेंडेंट हैं, यहाँ तक कि हम लोग सरप्लस फूड को दूसरे देश को बेचते हैं और उस समय हमें दूसरे देश से अनाज खरीदना पड़ता था। ये इम्प्रूवमेंट हमारे एग्रीकल्चर सेक्टर में हुआ है। डिसएडवांटेजेस क्या है, अभी भी हम केमिकल और फर्टिलाइजर्स का यूज करते हैं। ये सुधार की जरूरत है, क्योंकि ये लॉन्ग टर्म के लिए सॉइल के लिए भी अच्छा नहीं है और ह्यूमन के लिए भी अच्छा नहीं है। तो अभी मैं बता देता हूं कि ये जो आपको पीडीएफ है जिससे आप स्क्रॉल डाउन करके रिवीजन को और आसान बना सकते हो अपना, ये कहाँ से डाउनलोड कर सकते हो। तो आपको गूगल के साइट पे जाना है सीधा। गूगल का टैब जैसे ही खुलता है तो आपको वहां पे एड्रेस डालना है www.evitcash.co.in। जब जब आप इसे खोलोगे तो आपके सामने ये वेबसाइट खुलेगा और होम पेज पर ही जब स्क्रॉल डाउन करोगे इसे आप, तो आपको यहाँ पीडीएफ के फॉर्म में, यहाँ आप देखो क्लास 11 इकोनॉमिक जोन मिलेगा। आप अगर मोबाइल पे खोल रहे हो तो ये दूसरे तरह से दिखेगा, लेकिन वहां भी आपको मिल जाएगा। यहाँ पे आपको चैप्टर 5 जैसे आज हम लोगों ने पढ़ा तो इस पे क्लिक करना है और इसका पीडीएफ आपको खुल जाएगा और आप यहाँ से इसे डाउनलोड आराम से कर सकते हो। तो इतना सिंपल है ये, और इसे डाउनलोड करके अपने पास रख सकते हो। और एग्जाम्स के आसपास जब भी आपको रिवीजन की जरूरत पड़ेगी तो मेरे ख्याल से इससे बेस्ट ऑप्शन कुछ भी नहीं होगा। यहाँ से आप डाउनलोड इसे कर सकते हो। और अगर वीडियो आपको अच्छा लग रहा है और क्लास अगर अच्छा लग रहा है तो आप इसे लाइक करो, शेयर करो। और अगर किसी भी तरह का इम्प्रूवमेंट आपको लग रहा है हो सकता है इस क्लास में, तो कमेंट के थ्रू हमें बताएं। मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए बाय।